हाँ जी। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने घुइल वंश की राणा शाखा चल रही थी और उसके अंदर अपने राणा कुंभा जो है वो अपने पढ़ रहे थे। किसे पढ़ रहे थे? राणा कुंभा। और इस राणा कुंभा का पिछली क्लास के अंदर अपने राजनीतिक उपलब्धियां जो है वो पढ़ ली थी और सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है वो पढ़नी शुरू की थी। तो एक बार जो है उन सांस्कृतिक उपलब्धियों का थोड़ा सा जो है वो अपने रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी राजस्थान की स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और फिर इसने जो है चित्तौड़ के अंदर एक विक्ट्री टावर यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब से कब तक? 1440 से 48। और ये जो विजय स्तंभ बनवाया था ये इसने सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। सबसे पहली बात तो कि जो इसकी हाइट है वो है 122 फीट और इसकी जो ये लेंथ है ये है आपके 30 फीट। और ये चित्तौड़ के किले में एक 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला है? 9 मंजिला। कितने मंजिला? 9। और इसकी जो 8 मंजिला है इसके ऊपर कोई मूर्ति नहीं है। आपको मैं जो है वो एक बार शॉर्ट फॉर्म में ही बता देता हूँ क्योंकि पिछली क्लास के अंदर अपने लिखा हुआ है ये सारी चीजें। इसकी जो 5वीं मंजिल है उसके ऊपर किसकी है? वास्तुकारों की मूर्ति है। और वास्तुकार कौन कौन थे? तो वो थे आपके जेता पुंजा और पोमा नापा। जेता पुंजा पोमा और नापा। फिर इसकी जो 30वीं मंजिल है इसके ऊपर 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह शब्द लिखा गया है। कि कितनी बार लिखा गया है अल्लाह शब्द? 9 बार। और अल्लाह शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का वर्ड है। ठीक है। फिर हमने इसके बाहर जो है वो एक विजय स्तंभ जो है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति देखी थी। इस विजय स्तंभ के कुछ अन्य नाम मिलते हैं उनका भी नाम का एक बार जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम मिलता है कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्तियों कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। और इसके बाहर एक प्रशस्ति लगाई गई है, वो कब की है? 1460 की। और उसकी प्रशस्ति का नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके अंदर कुंभा की विजय, साहित्य, निर्माण कार्य और उपाधियों की जो है वो जानकारी मिलती है। फिर कालांतर के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाते हैं। जेम्स टोड जो है वो इसकी तुलना कुतुब मीनार से करते हैं। और अपने एक इतिहासकार थे फर्ग्यूसन, वो जो है इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार ने। फिर मैंने इसके प्रतीक चिन्ह की बात की थी। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है ये आपका राजस्थान पुलिस का है और ये आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का है। और एक दक्षिण भारत के अंदर संगठन था जिसका नाम था अभिनव भारत, जिसकी स्थापना क्रांतिकारी वीर सावरकर ने की थी, उसका ये प्रतीक चिन्ह था। ठीक है। तो फिर हमने एक और नोट डाल के लिखी थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि चित्तौड़ के किले में कितनी मंजिला इमारत थी? 7। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 12वीं सदी में हुआ था। कब? 12वीं शताब्दी में। और इसके जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके जीजा साहब बघेरवाल ने। और ये जो थे ये एक जैन व्यापारी थे। कौन थे?
और इस समय जो मेवाड़ के राजा थे उनका नाम था कुमार सिंह। और ये मैंने बताया था कि जैनों के पहले भगवान हुए थे जिनका नाम था ऋषभ देव जी, ये उनको समर्पित है। और नाथ को कहते हैं भगवान और पहले को कहते हैं आदि, तो इसका नाम और मिलता है आदिनाथ स्तंभ। इन ऋषभ देव जी का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है? आदिनाथ। भाई पहले भगवान है वो, और पहले भगवान जैनों के अंदर कौन हुए? ऋषभ देव जी। इसलिए ज्यादातर आपको इनका नाम जो है वो आदिनाथ ही मिलता है, ऋषभ देव जी कम मिलता है। पर आपको ध्यान रखना है कि ऋषभ देव जी और आदिनाथ दोनों एक ही है। अब जो है अपने आगे शुरू करते हैं, इससे आगे की अपनी जो है वो नेक्स्ट क्लास। तो अब जो अपने देखेंगे वो देखेंगे कि कुंभा ने मेवाड़ के अंदर किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग। क्या हेडिंग डाल लीजिए? कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग। अब देखो अपने मेवाड़ के अंदर एक बहुत अच्छे राइटर हुए, उन राइटर का नाम है कवि राजा श्यामल दास जी। क्या नाम है? कवि राजा श्यामल दास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। और इस वीर विनोद पुस्तक के अंदर ये लिखते हैं कि मेवाड़ के अंदर जो टोटल दुर्गों की संख्या है वो है 84, 84। और इन 84 दुर्गों के अंदर कुंभा जो निर्माण करवाता है वो 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा अकेला करवाता है। यदि आपसे पूछ ले कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था, वो करवाया था 32। इसकी जानकारी का स्रोत पूछ ले तो क्या है? वीर विनोद। यदि आपसे वीर विनोद के लेखक पूछ ले तो कौन है? कवि राजा श्यामल दास जी। तो आप एक बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर लाइन लिख लीजिए कि कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। कवि राजा कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के अंदर टोटल जो है वो आपके कितने दुर्ग है, तो वो है आपके 84। और इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण केवल किसने करवाया? राणा कुंभा ने। बाकी राजाओं ने भी जो है वो पीछे बच गए, उन दुर्गों का निर्माण करवाया। लेकिन हालांकि वास्तव के अंदर जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा दुर्ग बनवाए थे वो कौन था? आपका राणा कुंभा। इसलिए तो राणा कुंभा को जो है वो राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो अब जो है हम देख लेते हैं कि कुंभा ने किन किन दुर्गों का जो है वो निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले ही दुर्ग की आप हेडिंग डाल लीजिए कुंभलगढ़, क्योंकि इसकी चर्चा जो है अपने पीछे कर चुके हैं। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये राजसमंद जिले के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद जिले के अंदर। अब देखो आप सब जानते हो कि एक मौर्य राजा हुए जिनका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक, जिसने कलिंग का युद्ध क्या किया था? जीता था। इसका एक पोता हुआ था जिसका नाम था संप्रति। क्या नाम था? संप्रति।
ये जो है प्राचीन काल के अंदर इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। तो आप सबसे पहले ही लाइन लिख दीजिए कि मौर्य राजा संप्रति ने इस किले का निर्माण करवाया था। कालांतर के अंदर ये किला पूरी तरह ढह गया और इस किले का जो है वो आपके नामो निशान ही मिट गया कि यहाँ पर कोई किला था। फिर इस राणा कुंभा की एक रानी थी जिसका नाम था कुंभल। क्या नाम था? कुंभल। इसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो कुंभा इस रानी कुंभल की याद में एक गढ़ बनवाता है, उस गढ़ का नाम रखा कुंभलगढ़। भाई रानी कुंभल की याद में जो गढ़ बना वो गढ़ क्या कहलाया? कुंभलगढ़। जिस प्रकार शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज के मरने के बाद ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक उसी प्रकार राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल की मृत्यु के बाद में जो है वो किस किले का निर्माण करवाया? कुंभलगढ़ का। तो आप लिख दो। और कुंभा जो है वो इसको शुरू से ही निर्माण करवाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ये मौर्य राजा संप्रति ने बनवाया था, यहाँ पर किला था लेकिन किला ढह गया था और किले का जो है वो नामो निशान ही मिट गया था। एक बार आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो लिख लीजिए आप। लिखो कालांतर में कुंभा इस किले का निर्माण करवाता है। और किसकी याद में करवाता है? अपनी रानी कुंभल की याद में करवाता है। अब देखो इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था मंडन। क्या नाम था? मंडन। तो आप लिख लीजिए वास्तुकार मंडन। अपने को इस किले के कुछ उपनाम मिलते हैं, तो आप उपनाम भी लिख दीजिए। देखो इस किले का निर्माण राणा कुंभा ने इसलिए भी करवाया था क्योंकि कुंभा की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। यदि आप चित्तौड़गढ़ की लोकेशन देखे हुए तो चित्तौड़गढ़ जो है वो आपके सिंगल पठार पर बना हुआ है, वो है आपका मेसा का पठार। इसका मतलब आक्रमणकारी उसको जल्दी से घेर सकता है और वो किला एक बार गिरने के बाद में उससे बच पाना मुश्किल है। भाई आक्रमणकारी से बच पाना मुश्किल है। जब आसपास में बहुत सारे पहाड़ होते हैं ना, तो किले को घेरना मुश्किल हो जाता है। तो कुंभा बहुत अच्छा रणनीतिक आदमी था, तो कुंभा को लगा कि यार चित्तौड़गढ़ को घेरना आसान है, इसलिए अपने किला एक ऐसी जगह पर बनाए जहां पर घेर पाना सरल नहीं हो, मुश्किल हो, उसके चारों मेर पहाड़ हो, उसका रास्ता कठिन हो। तो अपने राजसमंद गांव के अंदर इस कुंभलगढ़ किला का निर्माण करवाता है। इसलिए आप इस कुंभलगढ़ के बाहर देखोगे तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो कुंभा ने कहा कि कल को भगवान ना करे ऐसा हो, पर यदि चित्तौड़ के अंदर अपना संकट आ गया तो अपने भाग करके कहाँ आ जाना है? कुंभलगढ़। इसलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। पहला नाम क्या मिलता है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। दूसरा, इस किले का निर्माण कुंभा तब करवाता है जब उसके पास में मारवाड़ भी था मेवाड़ के साथ में। मैंने आपको बताया था कि 15 साल तक मारवाड़ जो है वो कुंभा के अंडर में रहा था। तो कुंभा ने कहा अपने यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर एक दुर्ग निर्माण करवाते हैं, जहां पर मैं बैठ करके इधर मेवाड़ पर भी कंट्रोल कर सकूं और इधर जो है वो मारवाड़ पर भी कंट्रोल कर सकूं। इसलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। क्या कहा जाता है? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। ठीक है। तो देखो कुंभलगढ़ के बारे में सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य राजा संप्रति ने। कालांतर में इसका निर्माण कौन करवाता है? राणा कुंभा। इसके वास्तुकार कौन थे? मंडन।
इसके कितने उपनाम मिलते हैं? दो। पहला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और दूसरा मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। अब देखो, अपने एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए जिनका नाम है जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक। ये कहते हैं कि ये किला ठीक वैसा ही है जैसा अपने एट्रुस्कन किला है। और ये कहां पर है? यूरोप के अंदर है। तो यदि आपसे पूछ ले कि जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की थी, तो यूरोप के एट्रुस्कन किले से की थी। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी दुर्ग का निर्माण करवाया जाता था तो उसके चारों में एक परकोटे का निर्माण करवाया जाता था। तो इसके जो बाहर परकोटा बना हुआ है उसकी लंबाई जो है वो 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर, यानी बहुत बड़ी है। सामान्यतः इतनी दुर्गों के अंदर नहीं होती। अब जब इसकी लंबाई इतनी है तो चौड़ाई भी है। और अपने सबको पता है कि जब हम किसी लंबी चीज का निर्माण करवाते हैं तो उसकी जो है वो चौड़ाई ज्यादा रखी जाती है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कितने? 4 लाइन हाईवे। क्योंकि यदि दीवार पतली होगी तो उसके गिरने के जो है वो चांसेस ज्यादा होंगे। तो कुंभा ने कहा अपने तो इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बना रहे हैं, भाई मेवाड़ पर संकट कहाँ आएगा तब अपने कहाँ चलेंगे? कुंभलगढ़। तो उसकी दीवार तो कम से कम ऐसी हो कि जो गोला बारूदों का सामना कर सके। तो इसकी जो वो दीवार मोटी बनाई गई, तो इसकी लड़ाई चौड़ाई कितनी रखी? 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। अब इसकी ऊंचाई भी देख लो। तो देखो, अपने एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल, जो मेवाड़ के गुहिल वंश की उत्पत्ति कहां से बताते हैं? ईरान के शासक नौशेखा आदिल के वंशजों से। ये कहते हैं कि इस किले की ऊंचाई इतनी है कि यदि कोई व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर के इसको ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है, मतलब उसको यूं देखना पड़ता है। तो लिखो आप कि अबुल फजल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। क्या गिर जाती है? अब देखो, इस किले का मतलब ये मानो आप है किला है। इस किले का जो सबसे ऊपरी जो भाग है, ये जो महल है, इस महल का नाम है कटारगढ़। और आप कटारगढ़ के अंदर बैठ करके पूरे मेवाड़ के ऊपर आप नजर डाल सकते हो, इसलिए इसको कहा जाता है मेवाड़ की आंख। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। यदि आपसे ऑप्शन के अंदर आ जाए कि कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, नहीं, मेवाड़ की आंख जो कहा जाता है वो कटारगढ़ को कहा जाता है। और ये क्या है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊपर वाला भाग है। तो आंख से आप सबको पता है क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो मेवाड़ को आप कहां बैठ करके देख सकते हो? कटारगढ़ के अंदर।
आज आप भी, मैं कहता हूँ, कुंभलगढ़ घूमने जाते हो तो जब आप कटारगढ़ के अंदर पहुंचते हो तो लगभग आपको पूरा जो है वो मेवाड़ दिखता है। और इसके अंदर बैठ करके जो है वो कुंभा मेवाड़ पर निगरानी रखा करता था। यानी ये कुंभा का क्या था, निजी आवास था। कुंभा ज्यादातर इसके अंदर ही रहा करता था। तो ये लाइन लिख दो आप, है ना। कि किले का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है, कटारगढ़ है। और इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। और ये जो था ये आपके कुंभा का क्या था, निजी आवास था। तो लिख दो ये कुंभा का निजी आवास था। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जिस भी चीज का निर्माण करवाया जाता उसके बाहर क्या लगवाई जाती थी, अभिलेख। और जिन अभिलेखों के अंदर राजा की प्रशंसा की जाती थी उन्हें कहा जाता था प्रशस्ति। तो इसके बाहर एक लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्या लगी हुई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और ये जो प्रशस्ति है ये भी आपकी 1460 की है। और इस प्रशस्ति के अंदर जो है वो कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार और जो है वो कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। धर्म एवं पवित्रता का अवतार कौन होता है, भगवान। यानी कुंभा क्या है, साक्षात भगवान है। और कुंभा उतना ही दानवीर है जितने कभी कौन हुआ करते थे, राजा कर्ण और राजा भोज। इस प्रशस्ति के जो लेखक है वो है आपके महेश भट्ट। कौन है, महेश भट्ट। और इसी प्रशस्ति के अंदर जो है वो बप्पा राहुल का नाम क्या बताया गया है, काल भोज। और इसी प्रशस्ति के अंदर राणा हमीर की जो उपाधि बताई गई है वो क्या बताई गई है, विषम घाटी पंचानन। तो जब आप चीजों को इस प्रकार से पढ़ो कि जब आप कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ रहे हो तो इसकी पूरी बातें आपके यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए, क्लिक हो जानी चाहिए। तो देखो हमने पहले दिन पढ़ा था बप्पा रावल, और बप्पा रावल का अन्य नाम मिलता है कालबो, जो कौन सी प्रशस्ति के अंदर मिलता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। तो वो बात आपको यहाँ पर याद आनी चाहिए। फिर हमने जब राणा हमीर पढ़ा था तब पढ़ा था कि हमीर की जो उपाधि मिलती है विषम घाटी पंचानन, और वो कहाँ से मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर से मिलती है। तो ये हो गया भाई आपका जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो आपका कंप्लीट। अब जो हम आगे शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे अपने अचलगढ़ दुर्ग। तो आप दूसरे नंबर की हेडिंग डाल लीजिए अचलगढ़ दुर्ग। और ये जो दुर्ग है अचलगढ़ ये सिरोही के अंदर है। कहां पर है, सिरोही के अंदर। देखो जब हम थोड़ा सा परमार वंश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि किसी समय सिरोही के अंदर जो आपका आबू वाला क्षेत्र है इसके ऊपर अधिकार हुआ करता था परमार वंश का। जब हम परमार वंश पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। तो इस परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले तो बात यही लिख दो कि परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया था इस किले का, परमार राजाओं ने। राजा का नाम तो नहीं मिलता पर यह कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है वो
परमारों ने करवाया था। ठीक है, कालांतर के अंदर ये किला जो है वो थोड़ा सा खंडित हो गया भाई। इस किले की जो थोड़ी मरम्मत जो करवाई थी वो करवाई थी कुंभा ने। और आपको पता है कि अपने जब घर भी बनते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट के बाद में जो है वो घर थोड़े थोड़े यूं गिरने लग जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और हमने मारवाड़ी भाषा में कहवा जो सुरसुरी लाग जावे। तो इस किले का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। और ये जो करवाया था ये करवाया था आपके 1452 के अंदर। और इस किले के अंदर कुंभा अपनी और इसका एक बेटा था जिसका नाम था उद्दा उद्दा उसकी मूर्ति लगवाता है ये उस किले के अंदर। और उन मूर्तियों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सावन भादो मूर्तियां। बेचारे ने बेटे के लिए तो अच्छा ही सोचा था, पर बेटे ने बाप के लिए अच्छा नहीं सोचा। बेटा जो है वो बाप को टपका देता है। तो आप लिख दो कि इस किले में कुंभ आता था उसके बेटे। उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है। अब देखो अगला जो दुर्ग है वो था निर्माण करवाया था उसका नाम था मचान। क्या नाम था? मचान। ये मचान दुर्ग है, ये भी आपका कहां पर है? सिरोही के अंदर। अब देखो जब अपने मेवाड़ का गुहिल वंश अपने शुरू किया था तब हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के अंदर एक जाति रहा करती थी प्राचीन काल के अंदर, उस जाति का नाम था मेर। ठीक है, और ये यूं बड़ी खतरनाक जनजाति हुआ करती थी और यूं कभी भी बगावत कर देती थी। तो कुंभा को लगा कि यार यदि अपने को इस मेर जाति पर नियंत्रण करना है तो वहां पर अपने को एक दुर्ग वगैरह तो हो भाई जिसके अंदर बैठ करके इनके ऊपर कंट्रोल रखा जा सके। तो इस किले का जो निर्माण है वो आपके मेरों पर नियंत्रण के लिए रखने के लिए करवाया था। तो आप लिख दो कि मेरों पर नियंत्रण के लिए। अगला जो दुर्ग था उस दुर्ग का नाम था बोमट। कौन सा? बोमट दुर्ग। इस बोमट दुर्ग का जो इसने निर्माण करवाया था वो यहाँ पर अपने एक जनजाति रहा करती थी, उस जनजाति का नाम था भील। क्या नाम था? भील जनजाति। उस जनजाति पर नियंत्रण रखने के लिए करवाया था। किस पर नियंत्रण रखने के लिए करवाया था? भील जनजाति पर। एक दुर्ग का और निर्माण करवाया था, उस दुर्ग का नाम था बसंतगढ़। यह भी अपने सिरोही के अंदर है। और एक अपने और दुर्ग बनवाया था, उस दुर्ग का नाम था बेराट। अब देखो मुख्य मुख्य तो अपने जो है वो बनाए थे ये दुर्ग आपके इतने ही बनाए थे। और अपने को पता है कि आजकल अपने को वही पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो आप 32 के 32 दुर्ग तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 32 दुर्ग आप पढ़ोगे जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे दुर्गों के बारे में। यदि आप यही हिस्ट्री के अंदर आप आर्ट एंड कल्चर मिक्स कर दी तो फिर ना आपको हिस्ट्री याद रहेगी ना आपको आर्ट एंड कल्चर याद रहेगी। पहले आपको हिस्ट्री याद रखना है, उसके बाद में आपको आर्ट एंड कल्चर याद करना है,
जब दोनों एकदम परफेक्ट याद हो जाए तब इन दोनों को जो है वो आपको कंबाइन करना है। भाई इधर की चीजें उधर लानी है, इधर की चीजें उधर लानी है, तब अपने दिमाग के अंदर यूं फेरबदल करना है। कुछ टाइम तक तो आपके यूं दिमाग के तार भिड़ेंगे आपके अंदर एक दूसरे से, तब तो यूं आपके चुंचाड़ियां खूब निकलेगी और आपका यूं सिर फटने लगेगा। क्योंकि होता क्या है, आप जब याद कर लेते हो और छोड़ देते हो, उसके बाद में आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपकी किताब बंद हुई, आपका दिमाग बंद हुआ, आप तभी पढ़ना छोड़ देते हो। भाई जैसे ही किताब खोल रहे हो तब आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें याद हो रही है, आप ऐसे देखते जाते हो। आपकी जैसे ही किताब बंद हुई, आप यूं अब चिल मोड के अंदर। तो यदि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई का मतलब है आप जब कोई भी काम कर रहे हो तो भी आपके दिमाग के अंदर पढ़ाई चलनी चाहिए। होता क्या है, स्टूडेंट कहता है कि सर, टॉपर तो कहता है मैं 15-16 घंटे पढ़ता था। तो क्या सच में 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता है क्या? आप पढ़ना किसे कहते हो? केवल टेबल कुर्सी पर बैठने को पढ़ना कहते हो क्या? यदि आप केवल टेबल कुर्सी पर पढ़ने बैठकर पढ़ने को ही पढ़ना कहते हो तो आपकी सोच बहुत गलत है। पढ़ना होता है, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आप वॉक करते हो पढ़ सकते हो, आप कहीं भी चीजें, यदि आपकी चीजें याद है तो आपके माइंड के अंदर चलती रहेगी, यदि याद नहीं है तो नहीं चलती रहेगी। तो अब आपने जो लिखो, कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर। सॉरी, निर्मित मंदिर। सबसे पहले तो अपने मैंने आपको बताया था कि कुंभा किसका भगत था? भगवान विष्णु का। और उसने जो है वो विजय स्तंभ को किसको समर्पित किया था? भगवान विष्णु को, इसलिए उसको कहा जाता था विष्णु ध्वज। तो इस कुंभा ने भगवान विष्णु के 3 दुर्गों के अंदर मंदिर बनवाए थे। तो आप लिख दो किस किस के अंदर। तो सबसे पहला तो भगवान विष्णु के मंदिर बनाए थे कुंभ स्वामी मंदिर। और ये जो बनवाए थे आपके 3 जगह पर बनाए थे। किस किस पर? सबसे पहला ही तो आपके कहां पर? अपनी राजधानी के अंदर। राजधानी कौन सी है? चित्तौड़गढ़। दूसरा, कुंभा ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़। और तीसरा मैंने आपको बताया था एक दुर्ग का वापस रीनिर्माण करवाया था, उसका नाम था अचलगढ़। तो कौन कौन से दुर्गों के अंदर जो है इसने भगवान विष्णु के मंदिर बनवाए? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर। और मंदिर का नाम क्या रखा? कुंभ स्वामी मंदिर। दूसरा जो इसने एक मंदिर बनाया था, मतलब इसके समय में, वो था शांतिनाथ जैन मंदिर। कौन सा? जैन व्यापारियों ने बनवाया था। और इस मंदिर का अपने को एक नाम और मिलता है, वो नाम मिलता है श्रृंगार चौरी मंदिर। क्या नाम मिलता है? श्रृंगार चौरी मंदिर। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था जिसका नाम था वेल का भंडारी। क्या नाम था? वेल का भंडारी। अब कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष का क्या क्या काम करता है? पैसे टके देखता है। इसका मतलब पैसे टके देखने वाले आज के अपने इनकम टैक्स अधिकारी। तो पैसे टके देखता है, इसका मतलब पैसे तो उसके पास में खूब सारे थे। अब मैंने आपको बताया कि जब व्यक्ति के पास में पैसे टके खूब सारे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसने भी कहा कि यार एक पुण्य का काम कर दिया जाए, अपने एक मंदिर बनवा देते हैं जैनों का। जो किसका? शांतिनाथ जैन मंदिर। तो लिख दो इसका निर्माण किसने करवाया था। और ये जो मंदिर है ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यदि आपसे पूछ ले कि शांतिनाथ जैन मंदिर अवस्थित है कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यदि इसका निर्माण पूछ ले तो वो किसने करवाया था? आपके वेल का भंडारी ने। कहीं पर आपको वेल का मिलेगा, कहीं पर आपको वेला मिलेगा। और ये वेल का भंडारी कौन था? ये कुंभा का कोषाध्यक्ष था।
यदि आपसे कुंभा का कोषाध्यक्ष पूछ ले तो भी कौन था, वेल का भंडारी। यदि आपको पूछ रहे कि वेल का भंडारी ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, तो शांतिनाथ जैन मंदिर। और इसी मंदिर का दूसरा नाम क्या मिलता है अपने को, श्रृंगार चौरी मंदिर। तो ये हो गई भाई अपने दो मंदिर। अब अगला मंदिर लिखो, रणकपुर जैन मंदिर। कौन सा, रणकपुर जैन मंदिर। और ये जो है एक अपने मंदिरों का समूह है। क्या है, मंदिरों का समूह है। केवल एक मंदिर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मंदिर है। और इन मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1439 के अंदर। तो आप सबसे पहले लिख दो कि इनकी लोकेशन कहां पर है। ये है आपके पाली के अंदर। फिर इनका निर्माण कब करवाया गया था, तो वो करवाया गया था आपका 1439 के अंदर। यहाँ पर एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था धर्णकसा। तो आप निर्माता लिख दो, कौन था, धर्णकसा। और ये धर्णकसा क्या था, एक जैनों का व्यापारी था, जैन व्यापारी। एक बार आर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में अवस्थित है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको जो है वो इस बार रिवर पूछ रही थी, तो आप लिख दो कि नदी कौन सी थी। तो नदी जो थी वो थी आपकी मथाई। मथाई कह दो, मथई कह दो, एक ही बात है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई वास्तुकार होता है किसी चीज का, तो इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था देपाक। क्या नाम था, देपाक। भाई अपने कहते हैं डायरेक्ट नाम लिख दो, आप कहते ही हो पाकिस्तान दे दो, तो पाकिस्तान का शॉर्ट फॉर्म रख लो पाक, और पाक दे पाक। ठीक है। अब देखो आगे, ये जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे मंदिरों का क्या है, एक है समूह है। और इसके अंदर जो सबसे प्रमुख जो मंदिर है वो है आपका चौमुखा मंदिर। कौन सा है, चौमुखा, यानी जिसके अंदर क्या है, मंदिर के चार मुख है। तो आप लिखो कि इसके अंदर चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। और ये चौमुखा मंदिर जो है वो भगवान ऋषभ देव जी यानी आदिनाथ जी को समर्पित है। प्रमुख है, यह भगवान आदिनाथ। और आदिनाथ जी का दूसरा नाम क्या है, ऋषभ देव जी। यहाँ ऋषभ देव जी को समर्पित है। इस चौमुखा मंदिर के अंदर जो आपके टोटल पिलरों की जो संख्या है, जैसे मैंने आप मानो कि दुर्ग जो ये मंदिर जो बना है ये पिलरों पर बना है। आपका ये जो इस प्रकार से बन गया और इसके ऊपर जो है वो आपकी इस प्रकार की छत आ गई। तो इसके अंदर जो टोटल पिलरों की जो आपकी संख्या है वो है आपकी 1444, 1444। कितनी है, 1444 लिखो। इसमें 1440 स्तंभ है, 1444 सॉरी। अब देखो आपको इतने सारे एक साथ कहीं पर पिलर आपको जो है वो म्यूजियम के अंदर ही मिल सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्तंभों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ पिलर्स। इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है,
तो आप रणकपुर जैन मंदिर पर टिक मत कर लेना। ऑप्शन में क्या आएगा आपके, चौमुखा मंदिर आएगा, जो इस रणकपुर जैन मंदिर के अंदर क्या है आपके सबसे प्रमुख मंदिर है। और ये किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को या फिर ऋषभ देव जी को। और इसके अंदर आपके कितने पिलर है टोटल, 1444। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्तंभों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ पिलर्स। अब देखो मैंने आपको बताया कि जिस भी चीज का निर्माण करवाते उसके बाहर लगवाते अभिलेख, भाई पता तो चले कि इसका निर्माण मैंने करवाया। अब मैं, आप भी देखो, अब जब हम घर बनाते हैं तो उसके बाहर एक नाम प्लेट लगवाते हैं। जैसे घर बन गया, घर की जैसे यहाँ पर दरवाजा है, उसके साइड के अंदर आपके जो है वो छोटा सा एक प्लेट, नेम प्लेट लगा होता है, जिसके अंदर आपके लिखा होता है, जैसे श्री रामस्वरूप, उसके अंदर मेरे पिता का नाम लिखाना चाहूँ तो मेरे पिता का नाम आ जाएगा। फिर मैंने आपको लिखा दिया कि इसका निर्माण इस तारीख को इस दिन करवाया गया था, तो भाई पता चले कि इसका निर्माण जो है वो मैंने करवाया है। भाई मैं नहीं लगवाऊंगा तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये घर जो है वो मैंने बनवाया है। तो आजकल जो पहले अपने गांव के बाहर नहीं लगते थे, अब तो गांव के अंदर भी लगने लग गई है ये नेम प्लेटें। पहले केवल शहरों में प्रचलित थी, अब अपने गांव में भी पहुंच गई है। अब गांव वाले भी लगवाते हैं कि भाई ये इस फलाने आदमी का घर है और इसका नाम ये है, और इसने जो है वो इस घर का निर्माण इस तारीख को इस साल में करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक प्रशस्ति लगी हुई है, उस प्रशस्ति का नाम है रणकपुर प्रशस्ति। अब यह प्रशस्ति कब की है, जाहिर सी बात है मंदिर 1439 के अंदर बनाया, तो यही अभी इसी समय की। ये प्रशस्ति अपने को बेसिकली दो जानकारी देती है। एक तो देखो मैंने जब आपको बप्पा रावल पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि बप्पा रावल का अन्य नाम जो मिलता है वो काल बोझ मिलता है। ये प्रशस्ति कहती है कि बप्पा रावल और काल बोझ दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। भाई काल बोझ अलग हुआ, बप्पा रावल अलग हुआ। हालांकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वो इन दोनों को एक ही बताती है, लेकिन ये प्रशस्ति कहती है कि दोनों एक नहीं है। तो सबसे पहली बात तो कि ये क्या जानकारी देती है, ये बप्पा रावल और वह काल बोझ को अलग अलग व्यक्ति बताती है। दूसरी ये जो इसके अंदर जो अपने मुद्रा के लिए एक वर्ड यूज में लिया है, वो वर्ड यूज में लिया गया है नाणक। क्या, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, रुपया या मुद्रा। तो उसके अंदर जो है वो इसके अंदर क्या नाम लिया गया है, नाणक। तो आप लिखो इसमें मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया। देखो ये हो गई भाई आपकी इस प्रशस्ति के साथ में राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है वो आपके कंप्लीट हो गई। लेकिन अभी तक आपका राणा कुंभा जो है वो आपके कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि राणा कुंभा के अंदर आपके क्या क्या बाकी रह गए। पहले तो कि राणा कुंभा का जो है वो आपके साहित्य बाकी रह गए, साहित्य में भी कुंभा का अच्छा खासा योगदान रहा था। और दूसरा जो है अपनी इस कुंभा के दरबारी विद्वान बाकी रह गए। क्या, दरबारी विद्वान। और तीसरा जो है अपनी इस कुंभा की उपाधियां जो है वो आपके बाकी रह गई। और चौथी बात कि उद्दा ने कुंभा की जो है वो मामादेव कुंड के पास में हत्या कर दी थी। तो ये जो है आपके चार चीजें जो है अभी आपके क्या हो गई है, बाकी हो गई है। उसके साथ में जो है वो आपके राणा कुंभा कंप्लीट होंगे। तो राणा कुंभा यूं बहुत शक्तिशाली राजा थे। और राजाओं की मानता आप किस में मानते हो, आप किसे मानते हो? क्या जिसको केवल तलवार चलानी आती है वो राजा मान है?
नहीं, राजा महान वो होता है जिसका तलवार में भी उतना ही दम हो, जिसकी कलम में भी उतना ही दम हो, जिसके विचारों में भी उतना ही दम हो, जिसका म्यूजिक में भी उतना ही दम हो, जिसका कल्चर में भी उतना ही दम हो। तो कुंभा जो था अपनी चारों तरफ से परिपूर्ण था भाई। उसने म्यूजिक में भी अच्छा खासा रोल निभाया, उसने तलवार भी उसकी अच्छी थी भाई, उसने बहुत सारे युद्ध जीते, उसकी कलम भी बहुत अच्छी थी भाई, उसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी। तो इस प्रकार से कुंभा जो है वो आपके महान शासक थे, इसलिए कुंभा के जो है वो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप एक बार जो है कुंभा का रिवाइज कर लो, आगे की क्लास जो है अपने कम करेंगे, कल करेंगे। तो सबसे पहले आज हमने शुरू किए थे कुंभा द्वारा बनाए गए दुर्ग। तो अपने मेवाड़ के अंदर एक राइटर हुए जिनका नाम क्या है, श्यामल दास जी। इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या था, वीर विनोद। और इस वीर विनोद बुक के अंदर लिखते हैं कि मेवाड़ के अंदर टोटल 84 दुर्ग थे, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण केवल राणा कुंभा ने करवाया था। पहले जो दुर्ग का निर्माण करवाया था वो कौन सा था, कुंभलगढ़। प्राचीन काल के अंदर इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, मौर्य राजा संपर्ति ने। कालांतर में कुंभा इस किले का वापस निर्माण करवाता है, किसकी याद में, अपनी रानी कुंभल की याद में। इसके जो वास्तुकार थे वो थे मंडन। इसके उपनाम मिलते हैं, एक तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और एक मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। दूसरा अपने इतिहासकार हुए जिनका नाम क्या है, जेम्स टोड। ये कहते हैं कि ये किला जो सेम किसके जैसा है, एट्रुस्कन किले के जैसा है। यानी जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले यूरोप से की थी। इसकी परकोटे की लंबाई जो है वो आपकी 36 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है यानी विड्थ जो है वो इतनी है कि एक साथ आप 4 घोड़े दौड़ा सकते हो, यानी 4 लाइन हाईवे। फिर ऊंचाई, इसकी हाइट जो है वो अपने इतिहासकार हुए अबुल फजल, वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नीचे से इस किले के ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है, मतलब उसको बहुत ही पीछे जाकर के देखना पड़ता है। फिर इस किले का जो सबसे ऊपरी भाग है वो कौन सा है, कटारगढ़ है, जिसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख, जो कुंभा का क्या था, निजी आवास था। फिर इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बाहर एक अभिलेख लगाया हुआ है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कब की है ये आपकी 1460 की। इस प्रशस्ति के लेखक जो है वो आपके है महेश भट्ट, आलिया भट्ट के पिताजी। और इस प्रशस्ति के अंदर कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। फिर दूसरा जो दुर्ग था वो था अचलगढ़, कहां पर है, सिरोही के अंदर। प्राचीन काल के अंदर जो इसका निर्माण करवाया था वो किन्होंने करवाया था, परमार राजाओं ने। कालांतर में कुंभा इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाता है, कब, 1452 के अंदर। और इसके अंदर कुंभा और उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है, जिन्हें सावन भादो मूर्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सावन भादो मूर्तियां। तो यदि आपसे पूछ ले कि सावन भादो मूर्तियां कहाँ लगी हुई है, तो वो लगी हुई है आपकी अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही के अंदर। अगला जो दुर्ग बनाया था वो मचान दुर्ग, सिरोही के अंदर, किसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, मेरों के ऊपर। अगला जो बनाया था वो गोमट दुर्ग बताया था, किसके ऊपर, भील जनजाति के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए। अगला बसंतगढ़ और बेराट दुर्ग। फिर इसने कुछ मंदिर बनवाए थे, जैसे सबसे पहले भगवान विष्णु का मंदिर बनाया था, कुंभ स्वामी मंदिर। कहाँ कहाँ पर, एक चित्तौड़गढ़ के अंदर, एक कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, और एक जो है वो आपका अचलगढ़ सिरोही के अंदर। फिर इसके काल में एक इसका कोषाध्यक्ष था जिसका नाम था वेल का भंडारी, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर बनवाता है, श्रृंगार चौरी मंदिर या शांतिनाथ जैन मंदिर। फिर अगला जो इसके काल में मंदिर का जो निर्माण हुआ वो कौन सा हुआ, शांतिनाथ जैन मंदिर, अरे सॉरी रणकपुर जैन मंदिर। कहां पर है, पाली के अंदर है। इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, 1439 के अंदर। और इसके जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, जैन व्यापारी धर्णक शाह ने। कौन सी नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे। इसके वास्तुकार कौन थे, देपाक थे। और इनमें जो चौमुखा मंदिर है वो क्या है, सबसे प्रमुख है, और ये किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी को। और इसके अंदर जो है वो केवल कुल 1444 स्तंभ लगे हुए हैं,
इसलिए इसे कहा जाता है स्तंभों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ पिलर्स। फिर इसके बाहर एक प्रशस्ति लगाई गई है, उस प्रशस्ति का नाम क्या है? रणकपुर प्रशस्ति। कब की है? 1439 के अंदर लगाई गई थी। और ये क्या क्या जानकारी देती है? ये पहली तो जानकारी देती है कि बप्पा रावल और कार्ल बोस दोनों क्या है? अलग अलग व्यक्ति है, यानी एक ही नहीं है। यानी ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति का क्या करती है? विरोध करती है। और इसके अंदर जो है वो आपके मुद्रा के लिए कौन से वर्ड का यूज में हुआ है? नाणक शब्द जो है वो आपके यूज में हुआ है। तो ये हो गई आपकी राणा कुंभा की जो है वो आपकी सांस्कृतिक उपलब्धियां कंप्लीट। कल जो अपने करेंगे वो करेंगे कुंभा की राजनीति, ये सॉरी साहित्य, और जो है अपने दरबारी विद्वान और उसकी उपाधियां। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।